चलिए, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। तो ये जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये मनाया जाना कब प्रारंभ हुआ, किस सन में प्रारंभ हुआ, कौन सा ऐसा एजेंडा था, वो एजेंडा किस देश में हुआ था, ठीक है। तो उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो एजेंडा था उस एजेंडे का नाम है 21वीं एजेंडा। कौन सा एजेंडा? 21वीं एजेंडा। वो एजेंडा कब लागू हुआ था, कब बना था? 1992 ईस्वी में। किस देश में? ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में यूएन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। उस बैठक में ये कहा गया कि हमें विश्व जल दिवस मनाना है विश्व स्तर पे। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि जल की कमी को रोकने के लिए। देख रहे हैं 1% लगभग में पीने योग्य पानी है ना। 97% तो महासागरों में पानी है, 2.5% मृदु जल है पीने के लिए। उसमें भी नदियों में, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में रहने के बावजूद कुछ भूमिगत है। केवल 1% पानी जो है पीने लायक बचता है। तो ये पूरे विश्व में बहुत चिंता का विषय था। अगर इसके लिए, इसकी बचाने के लिए प्रयास नहीं किए जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरा जल समाप्त हो जाएगा। अपना जल ऐसा ग्रह बन जाएगा जिसमें पानी तो है लेकिन वो पी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो जीवन समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए, ठीक है, सन 1992 ईस्वी में ब्राजील में यूएन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई, ठीक है। उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमें विश्व जल दिवस मनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो एक एजेंडा बनाया गया, ठीक है। वो कौन सा एजेंडा? 21वीं एजेंडा। कौन सा एजेंडा? 21वीं। तो याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा एजेंडा है जिसमें विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 21वीं एजेंडा, ठीक। किस सन में लिया गया? 1922 में। कहा? ब्राजील में। किस कॉन्फ्रेंस की बैठक में? यूएन कॉन्फ्रेंस की बैठक में, ठीक है। तो देखिए, अब पहली बार जल दिवस कब मनाया गया? जो पहली बार जल दिवस मनाया गया था वो 1993 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1993 में। किस तिथि को? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। उसके बाद फिर लगातार विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो क्या कहेंगे? 22 मार्च को, ठीक है। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1993 में, ठीक है। किस एजेंडा में यह विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 21वीं एजेंडा। वह एजेंडा की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राजील में। कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। तो इससे 4-5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि पानी जो है, पानी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खाने में, पीने में और शारीरिक क्रिया में। इसमें जल का कार्य हम लोग देखे हैं कि जल का हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे हमारे जल के शरीर के अंदर आता है और कैसे बाहर निकलता है, कितना। ये सब तो डिटेल में हम लोग देखे हैं। जैसे मल के रूप में कितना निकलता है, मूत्र के रूप में कितना निकलता है, ये सब सारी चीजें देखे हैं। चलिए, अब देखिए अगला आता है कि एक प्राकृतिक गीजर। जैसे जब आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश है ना, देखिए ये है अपना हिमाचल प्रदेश, है ना, दिखाई दे रहा है। ये है हिमाचल प्रदेश, दिख रहा है। देखिए ये हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है कुल्लू। कुल्लू दिखाई दे रहा है। इस कुल्लू में ये देखिए मणिकरण है मणिकरण है कि नहीं? मणिकरण, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में ये कुल्लू है और ये मणिकरण है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये मणिकरण जब आप घूमने जाएंगे
बहुत से लोग जाते हैं घूमने। कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हिमाचल प्रदेश पहाड़ियां और बर्फ देखने बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है। तो उससे एक प्रश्न बनता है कि वहां पर मणिकरण, कौन सा स्थान? मणिकरण। मणिकरण एक ऐसा स्थान है जहां से आपको गर्म पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? गर्म पानी। जैसे हम लोग गीजर से पानी गर्म करते हैं, गीजर आप लोग देखते हैं लाइन से पानी गर्म करता है, तो पानी, उस गर्म पानी से हम लोग नहाते हैं ना। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो ठंडा स्थान है, वहां पर मणिकरण एक ऐसा स्थान है, न तो कोई गीजर है, न तो कोई बिजली है, प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से पानी निकलता है, और वो पानी कैसा रहता है? गर्म रहता है, ठीक है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे वहां से गर्म पानी निकलता है, ठीक है। इधर छत्तीसगढ़ एरिया में भी निकलता है, ठीक है। वो क्यों निकलता है? जैसे कुछ लोग उसे भगवान की देन मानते हैं, ठीक है, लेकिन साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जब ऐसा स्थान जहां पर ज्वालामुखी रहते हैं, ठीक है, या ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, चूने को भी देखते होंगे, पानी में डाल देते हैं तो खौलने लगता है, देखिए चूना को, नहीं देखे हैं? अच्छा, चूना जो पोताई करने के लिए आता है चूना, उसको पानी में डाल देंगे तो वो बुदबुद बुदबुद फैलने लगता है, देखे ना? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए, सब लोग देख लिए। तो वो उसको कहते हैं चूना पत्थर, वो जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो जहां पर वह चूना पत्थर रहता है, वहां से पानी आता है तो वो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। या जहां पर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जानते हैं, जमीन के अंदर रहता है, वो फूटता है तो उसके अंदर गर्म लावा निकलने लगता है और वहां की पूरा एरिया गर्म हो जाता है, ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके चारों, उसमें से लावा निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी एक पार्ट है पूरा, ठीक है, उसमें कई तत्व रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, मैग्मा निकलता है। और जितना एरिया में ज्वालामुखी, माने एक तरह सोचिए गरम, जैसे मताबी नहीं छूटता है, आप लोग मताबी उताबी छूटे, घरिया उरिया छोड़ते होंगे, घरिया घरिया शादी विवाह में घरिया नहीं छूटते हुए देखे, मसाला की तरह निकलता है, निकलता है ना। तो उसी तरह से ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी इस तरह से रहेगा जमीन के अंदर, यहाँ से मार गरम लावा निकलेगा, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी जहां रहता है, जिस स्थान पर, उस स्थान पर भी पानी जो है गर्म रहता है, वहां से निकलेगा। तो चाहे उसे कुछ लोग भगवान की देन मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह है कि वहां पर प्राकृतिक गीजर का स्रोत ये है कि वहां पर चूना पत्थर या ज्वालामुखी के कुछ अंश होंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न ये पूछता है कि इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गीजर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गीजर, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछता है कि प्राकृतिक गीजर कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं। मान लीजिए किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर स्थान की बात करेंगे तो कुल्लू में मणिकरण, मणिकरण याद रखिएगा, कहीं कहीं मणिकर्ण भी लिख देते हैं, मणिकर्ण, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यानी हम ये समझ गए कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में मणिकर्ण नामक एक स्थान है जहां से गर्म पानी निकलता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। वो उसको चाहे ईश्वर का वरदान मानिए या साइंस के हिसाब से हम मांगे, तो वहां पर अधिक मात्रा में चूना पत्थर और ये ज्वालामुखी के स्रोत हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो इस वजह से गर्म पानी निकलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गर्म पानी कहाँ से निकलता है, तो जैसे बहुत से लोग नहाते हैं, वहां पर जाएंगे ना तो देखेंगे बहुत से लोग नहाते हैं, ठीक है। तो गर्म पानी हिमाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर? मणिकर्ण नामक स्थान पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। गेहूं सभी लोग खाते हैं, गेहूं की रोटी तो सभी लोग खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि 1 किलो जो गेहूं है, 1 किग्रा गेहूं के लिए कितना पानी चाहता है? कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं ना।
1 किलो पानी के लिए 1.5 कुंटल पानी चाहिए। कितना? 1.5 कुंटल, यानी 1500 किलो, 1500 लीटर। 1500 लीटर मतलब लगभग में 1.5 कुंटल के आसपास। ठीक है, तो 1 किलो गेहूं के लिए 1500 लीटर पानी चाहिए। अब सोचिए पानी कितना कीमती है, उसके बाद भी हमको वह 1 किलो अन्न देता है। 1500 लीटर पानी खर्च होता है तो कितना अन्न देता है हमें? 1 किलो गेहूं। तो आप याद रखिएगा कि 1 किलो गेहूं के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 1500 लीटर। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, तो देखिए हमारे कुछ शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। इंपॉर्टेंट शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं उनको याद कर लिए, जैसे यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आपने सुना होगा कृष्ण भगवान यमुना नदी में नहाते थे, यमुना नदी को पार करके वो गए थे ना वासुदेव जी उनको लेकर। तो वो दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे? मथुरा भी है। ठीक है, मथुरा शहर भी बसा है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो अगर दिल्ली उसी से सटा, सब दिल्ली भी है, आगरा भी है, ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है तो आप क्या कहेंगे? यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे बसा है तो क्या कहेंगे? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे शहर बसा कोई शहर बताइए तो क्या कहेंगे? दिल्ली और आगरा। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के। किस नदी के? गोमती नदी। अब पटना जो बिहार की पटना है, वो पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यमुना नदी के किनारे बसे शहर दिल्ली और आगरा। लखनऊ कहाँ? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और कौन बसा? पटना जो है गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये कुछ नदियों के किनारे बसे शहर हैं, याद रहेंगे। चलिए, अब देखिए वन की बात किया जाए। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने देखा है कि 71% तो पानी ही है ना? कितना पानी है? 71% तो जल है, 29% तो क्या है? भूमि है। ठीक है, इस भूमि पे कितना प्रतिशत वन है? तो वो भूमि पर 23.81% क्या है? वन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी में जितना जमीन है, जितना भूमि है, जितनी मिट्टी है, ठीक है, जितना स्थल भाग है, उस स्थल भाग में 23.81% क्या है? वन है। ठीक है, चलिए, यानी हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो 7.83 हेक्टेयर जो है वो क्या है? वन है। अब वन में विश्व में भारत का स्थान है वन के हिसाब से 10वां स्थान है, यानी भारत से ऊपर 9 देश हैं जो वनों में भारत से ज्यादा हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। लेकिन एशिया में पूछा जाएगा कि पूरे एशिया में भारत वन के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है तो क्या कहेंगे? चौथा। कौन सा स्थान? चौथा। तो देखिए कई प्रश्न बन गए। कितने प्रश्न आए? कई प्रश्न बन गए कि नहीं? पहला प्रश्न, कौन सा एजेंडा है जो विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 21वां। किस सन में? 1992। कहाँ? ब्राजील में। कौन सा कॉन्फ्रेंस था? यूएन कॉन्फ्रेंस। पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 1993 में। किस दिन मनाया गया? 22 मार्च। ठीक है, और ये उपयोग का तो कोई खास रोल नहीं है। प्राकृतिक गीजर कहाँ मिलता है? कहाँ पाया जाता है? किस प्रदेश में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। किस स्थान पर पाया जाता है? मणिकरण। ठीक है, मणिकरण। ठीक है, मणिकरण। ये कुल्लू तो जिला है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ
अगर हम कहें कि ये जो हमारा आप लोगों का गांव है, ठीक है, या चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा किस जिले में मिलता है? चंदौली जिले में, ठीक। किस प्रदेश में मिलता है? उत्तर प्रदेश में। तो किस स्थान पर मिलता है? तो कहेंगे चंद्रप्रभा, यही ना है? नौगढ़, सॉरी नौगढ़। तो नौगढ़ वो स्थान है जहां पर चंद्रप्रभा मिलता है। लेकिन किस जिले में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? चंदौली जिले में, ठीक है। तो वही जो स्थान है ये क्या है? मणिकरण। स्थान का नाम क्या है? मणिकरण। अब प्रदेश का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रदेश दे देता है कि किस प्रदेश में प्राकृतिक गीजर पाया जाता है, प्रदेश दे देगा 2-4 ठो, उसमें एक नाम रहेगा हिमाचल प्रदेश, तो आप क्या कर मारेंगे टिक? हिमाचल प्रदेश। अगर स्थान दे देगा, कई ठो स्थान दे देगा, उसमें एक नाम रहेगा मणिकरण, तो क्या भरेंगे? मणिकरण, ठीक है। चलिए, 1 किलो गेहूं के लिए कितना लीटर पानी चाहिए? 1500 लीटर। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। आगरा किस नदी के? यमुना। लखनऊ गोमती, पटना गंगा, उज्जैन शिप्रा, ठीक है। कितने प्रतिशत एरिया में वन पाए जाते हैं? 23.81, ठीक है, या 7.83 करोड़ हेक्टेयर। विश्व में वन के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। और एशिया में कौन सा स्थान है? 4वां, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग पानी पढ़ रहे हैं, पानी में वर्षा के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, जानते हैं। जब बारिश होती है तो छोटी छोटी बूंदें जो हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, गिरती हैं कि नहीं? कभी सोचे हैं कि वो बूंदें जो हैं कहां से जाती हैं और कहां से आती हैं? सोचे? भगवान जी बरसाते हैं, इंद्रदेव। हाँ बताइए। जो पानी गर्म होता है, हाँ, वो भाप बनकर हो जाता है। हाँ, जब ठंड लगती है तो हाँ, ठंड लगती है, चिपक जाता है और फिर बारिश हो जाए, ठीक है। बहुत सही, इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने सही बात कहा, बिल्कुल सही बात कही। अपनी भाषा में जो भी कहें वो बिल्कुल सही, कि इंद्र भगवान बारिश नहीं कराते हैं, ठीक है। वो कराते होंगे, लेकिन हमारा विज्ञान जो है, विज्ञान यही कहता है कि जो पानी है, कहाँ का? पृथ्वी पर जो पानी है, ठीक है, जब सूर्य की धूप पड़ती है तो यही पानी, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, ठीक है, तो यही पानी भाप बन के क्या करता है? ऊपर जाता है। जो जल है, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो यही पानी भाप बन के ऊपर जाता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ठीक है। नदियों का पानी है, पौधों का वाष्पोत्सर्जन से तो कई तरीके से पानी ऊपर जाता है, ठीक है। ये सब पानी एक निश्चित ऊंचाई पर, ठीक है, ये पानी एक निश्चित ऊंचाई पर, ठीक है, भाप की छोटी छोटी बूंदों के रूप में रहता है, उसे कहते हैं बादल, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, इतनी इतनी बूंदें नहीं रहती कि वो नीचे गिरने लायक रहे, बहुत छोटी छोटी बूंदें रहती हैं और वो हवा में तैरती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे कि बादल अभी यहाँ है, बादल उठ के चला गया वहां, कहते हैं अरे बादल आयल हो, अब बारिश हुई, कहते हैं ना। तब से हवा बहा, बादल भाग गया उधर के, ओहो बादल तो चला गया उधर, होता है ना। तो ये जो बादल है ये बहुत छोटी छोटी बूंदें हैं, लेकिन वो बूंदें अभी नीचे आने लायक नहीं है। जब कहीं इनको बहुत ठंडा मिलता है, क्या मिलता है? बहुत ठंडा मिलता है, तो ये बूंदें आपस में चिपक जाती हैं। क्या करती हैं? चिपक जाती हैं। तो जो तैर रही थी वो भारी हो जाती हैं, तो भारी होकर नीचे गिरने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्षा। उसी को क्या कहते हैं? वर्षा। तो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वहीं चिपक जाती हैं,
तो वो वर्षा का रूप ले लेती हैं। वही बूंदों का चिपकना ही कहलाता है संघनन। संघनन माने जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका आपस में चिपक जाना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बादल हैं वो बादल कब बरसते हैं, तो जब उनका संघनन हो जाता है, तो संघनन के बाद बरसते हैं। संघनन मतलब छोटी छोटी बूंदें जो है आपस में क्या हुई, चपक गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बादलों का जब संघनन होता है तो पानी बरसता है। ठीक है, संघनन, संघनन शब्द याद रखिएगा। संघनन क्या है, वो वही जो छोटी छोटी बूंदें हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी बन जाती हैं, तो वो नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, आप लोगों ने बारिश में इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष नहीं देखे हैं? हम याद दिला दें, 7 रंग ऐसे बनते हैं, ऐसे करके 7 रंग रहते हैं। चित्र दिखा दें, चित्र दिखा दे रहे हैं, देख रहे हैं? इस तरह से बारिश में देखे हैं ना, बनते हुए सभी लोग देखे होंगे इंद्रधनुष, देखे हैं? देखे हैं ना? इसमें 7 रंग हैं। ऐसे तो कम रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन टोटल कितने रंग है? 7 रंग। तो इसी को कहते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए, हमको लगता है सभी लोग देखे होंगे। कितने लोग देखे हैं? वेरी गुड। चलिए, तो ये जो इंद्रधनुष होता है, ठीक है, इसमें टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी देखिए बहुत प्रश्न बनता है कि जो इंद्रधनुष बनता है, जब भी देखेंगे सूर्य अगर इधर है तो इंद्रधनुष उधर बनेगा, सूर्य अगर उत्तर क्या कहते हैं दक्षिण दिशा में है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? उत्तर दिशा में, ठीक उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में जो इंद्रधनुष है वो बनता है। ठीक है, याद रहेगा कि जो इंद्रधनुष हमारा बनता है वो कहाँ बनता है? सूर्य के दिशा में बनता है या सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है? कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, उसमें टोटल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विबग्योर, इसको कहते हैं विबग्योर। ये हम लोग जब प्रकाश पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। विबग्योर या बैनी आह पिनाला, बै से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये नाम है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये इसके नाम है, 7 रंग। तो ये होता क्यों है? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टोटल 7 रंग हैं। विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। अपवर्तन का मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश जो है जब छोटी छोटी बूंदें हैं, जैसे समझ लीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश है, हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, तो ये जो है ये कई रंगों में बांट देगा। ये जो है ये जो 7 रंगों में जब छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो प्रिज्म के आकार की होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों से जब होकर प्रकाश गुजरता है तो वो 7 भागों में क्या होता है? बट जाता है। जो सूर्य का रंग है वो 7 भागों में बट जाता है। बटता तो और भाग में है, लेकिन हमारे आंखें जो है 7 रंग को ही देख पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है वो जो ये सब बूंदें हैं, ये सब क्या हैं? बूंदें, ये प्रिज्म की तरह होती है। ये सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं
वही जो रंग है वही हमारे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सी घटना वर्षा के दिनों में अधिकतर देखने को मिलती है। तो कौन सी घटना, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। उन रंगों का नाम चाहे हिंदी में कहेंगे वैनिया, फिनाला या बिब्ग्योर। ठीक है, जो इंद्रधनुष बनता है उसका कारण क्या है, अपवर्तन भी है, परावर्तन भी है और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण माने रंगों को बांट देना, यही है वर्ण विक्षेपण, यही है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होगा, पहले तो बाढ़ आएगा, वहां की मिट्टी कटने लगेगी, मिट्टी के कटने को ही कहते हैं भूस्खलन। ठीक है, भूमि खिसकने लगेगी, मृदा अपरदन, मिट्टी कटने लगेगी और पानी का स्तर, जैसे पानी जब सूखा पड़ जाता है तो देखते हैं, कहते हैं पानी एकदम नीचे चला जाता है, हैंडपाइप को पानी देना सूख जाता है, देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में पानी नीचे चला जाता है। ये मिट्टी है, ये भूमि का लेवल है, यहाँ पर पानी है मान लीजिए, तो ये अगर बारिश होगी तो ये पानी उठकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सूखा पड़ेगा तो और नीचे चला आता है, तो इसलिए हैंडपाइप का पानी यहाँ तक है तो यहाँ तक है, तो दूसरे मौसम में तो पानी दे रहा है, लेकिन गर्मी आ गई तो पानी नीचे आ गया, तो ये पानी पाएगा ही नहीं, तो कहाँ से हैंडपाइप देता है। इसीलिए आप लोग देखते हो कि गर्मी में बहुत से जो नल हैं वो क्या करते हैं, सूख जाते हैं। तो अत्यधिक वर्षा होती है तो क्या क्या होता है, बाढ़ होता है, भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है। ठीक है, और पानी का जो स्तर है वह थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, पौधों और जीवों में चेतना आ जाती है। पौधे भी देखते हैं, ऐसा लगता है कि पौधे एकदम हंसने लगते हैं, जो पौधे एकदम मुरझाए रहते हैं, सूखने लगते हैं, वो पौधों में ऐसे लगता है कि पौधों में नई जान आ गई, आदमी भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो वही है कि पौधे और जीवों में क्या आ जाती है, चेतना आ जाती है। ठीक है, अब देखिए टाँका क्या होता है, क्या देखेंगे, टाँका। ये टाँका जो है एक तरह का ऐसा स्रोत है जिसे रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, टंकी में ऊपर छत पर एक टंकी लगा दी जाती है, बारिश का पानी जो है एक पाइप के माध्यम से, एक जैसे ये छत है, ठीक है, ये छत है, ये छत का पानी एक पाइप के माध्यम, इसको मिटा दें तब हम बताएं बढ़िया से, ये तो समझ गए हम लोग। देखिए ये जो टाँका है, जैसे मान लीजिए ये हमारी छत है, ठीक है, ये हमारी छत है, तो छत का पानी एक जगह कहीं ना कहीं पाइप के माध्यम से गिरता है कि नहीं, तो ये पाइप के माध्यम से एक जगह कहीं इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये गोल सा बना रहेगा, सीमेंटेड। अभी हम इसका चित्र दिखाते हैं, ये छत है, ये छत पर पाइप के माध्यम से ये पानी आ रहा है। ये जानते हैं कैसी जगह है, ऐसी जगह जहां पानी की कमी हो, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में पानी तो बहुत कम मिलता है, तो वहां पर जो बारिश का पानी रहता है, जो छत पर पानी गिरता है, ये छत का पानी पाइप के माध्यम से एक गड्ढा बनाते हैं, जैसे हम लोग लैट्रिन का गड्ढा खोदते हैं ना, तो उसी तरह से गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में यही पानी जाकर इकट्ठा होता है, साफ पानी रहता है। छत का पानी है तो छत का पानी तो गंदा है नहीं, छत का पानी साफ छत का पानी है, ये एक जगह गड्ढे में इकट्ठा कर देते हैं। इसी में जगह जगह बाल्टी से पानी डालकर बाल्टी से पानी निकालकर, जब पानी इकट्ठा रहेगा तो वही पानी पीते हैं, नहीं ऐसे खुला रहेगा तो उड़ जाएगा सब,
तो ये राजस्थान में हम अभी चित्र दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, ये हम दिखाए हैं, एक बार और दिखाए हैं। ये देख रहे हैं ना, ये पानी यहीं पर, यहीं नली से आता है, यही नली है, यहीं से आएगा। इसी में बाल्टी उल्टी डाल के, कोई बर्तन वर्तन डाल के, बाल्टी या गगरा कुछ भी डाल के पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, यही है टाका। चलिए, तो देखिए, ठीक है, तो देखिए, ये अभी हमने ये इसका चित्र दिखाया ना, इसका चित्र हमने दिखाया आपको। तो इसके पहले का चित्र, ये जो छत है, उस छत से पानी आकर इसमें भरता है। जैसे आप लोग नारा वरा में पानी नहीं देखते हैं, कुआं में पानी कहीं से आके भर जाए तो कुआं का पानी तो इकट्ठा रहता है, उसी को पानी को जब बाद में लेकर, कुआं का पानी तो खुला है तो उसी में जाके गंदगी चला जाएगा। तो इस पानी को क्या करते हैं, ढक देते हैं। बारिश का पानी है, साफ पानी, छत साफ किए रहते हैं। अपना छत जहाँ पानी गिर के आता है, ये वाला छत साफ किए रहते हैं। सब लोग अपने घर के आसपास, कई घरों का पानी आकर के एक जगह इकट्ठा रहता है। ठीक है, 2-4 घर का पानी आकर के इकट्ठा रहेगा। तो ये पानी पाइप के माध्यम से इसमें आता है। अब जब बारिश समाप्त हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो ये ढका रहता है, तो साफ है, गंदा तो है नहीं। इसी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। क्योंकि याद करिए, डिस्टिल्ड वाटर, वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है, याद है? अभी हमने जल के प्रकार पढ़े थे, तो वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टाका। ठीक है, तो टाका क्या है? टाका एक तरह से पानी को संग्रहित किया जाता है। टाके में पानी को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो टाका क्या है? जल संग्रहित करने का एक गड्ढा है। आंगन में एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें पानी को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है कहाँ? टाके में। टाका क्या होता है? आंगन में एक पक्का गड्ढा होता है, पक्का गड्ढा। ठीक है, सीमेंटेड। अब देखिए, ये कहाँ मिलता है? राजस्थान में। राजस्थान में, या जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये बनाया जाता है। ठीक है, एक होती है पंचायत। पंचायत आपने देखा होगा कि गांव में किसी कार्य के लिए एक संघ बनाया जाता है, पंचायत बनाई जाती है। कि पंचायत का काम होता है गांव की समस्या का निदान करना। जैसे गांव में अशिक्षा है, उसको दूर करना, गांव में कचरा है, उसको दूर करना। ये सब चीज़ें करने के लिए, गांव की समस्या को दूर करने के लिए एक पंचायत बनाई जाती है। तो एक ऐसी पंचायत है जिसका नाम है भीमा संघ। पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। तो वो भीमा संघ क्या, कहाँ है? कर्नाटक के होलगुड्डी गांव की पंचायत का नाम है। ठीक है, इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है, इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है। तो प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कौन सी ऐसी पंचायत है, ऐसी कौन सी पंचायत है जिसमें बच्चों को शामिल किया जाता है? तो कौन सी पंचायत है? उस पंचायत का नाम भीमा संघ पंचायत। वह पंचायत किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस गांव में है? होलगुंडी गांव में। होलगुंडी गांव में, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में एक पंचायत है, जिस पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो आपसे यही पूछा जाता है कि भीमा संघ पंचायत में किसको शामिल किया जाता है? बच्चों को। वो भीमा संघ पंचायत किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस गांव में है? होलगुंडी गांव में। ठीक है, चलिए।